हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी। आपका फर्स्ट पेपर है जिसको आप बोलते हैं भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, इसमें दीर्घोत्तरीय प्रश्न को देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट इतना है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें। ठीक है, और जिसको भी जरूरत है उसके पास क्या कर देंगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न क्या है, सामान्य अपरदन चक्र की संकल्पना का विस्तृत विवेचना कीजिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछली बार भी आया था। उस मतलब लगभग हर साल यह प्रश्न आता है और इस बार भी आने की संभावना है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देरी न करते हुए। लिखा गया है भैया, जो सामान्य अपरदन चक्र होता है उसको आप प्राही चक्र, चाहे आप प्राही चक्र या नदी के अपरदन चक्र को ही क्या बोलते हैं, अपरदन का समान चक्र कहते हैं। यानी जो समान अपरदन चक्र होता है, प्रवाही चक्र या नदी के अपरदन चक्र को ही क्या बोला जाता है, समान अपरदन चक्र कहते हैं। ठीक है ना, या फिर अपरदन का समान चक्र। क्योंकि अपरदन के अन्य सभी कारकों, जैसे कौन कौन से कारक होते हैं आपके, पवन, हिमनद, भूमिगत जल, सागरीय लहरें, ठीक है ना, ये सब क्या है, अपरदन के कारक हैं। ये सब अपरदन करने में सहायक होती है। में प्रवाही जल की क्रिया सर्वव्यापी तथा सुस्पष्ट है। यानी अपरदन के जितने भी कारक होते हैं उन सब में आपको प्रवाही जल की क्रिया देखने को मिल जाती है। ठीक है, आगे क्या, प्रवाही जल मतलब जो बहते जल होते हैं। अपरदन का सामान्य चक्र भौगोलिक चक्र या फिर प्रवाही चक्र या फिर डेविएशन का चक्र या नदी अपरदन चक्र का समानार्थी होता है। यानी अपरदन का जो सामान्य चक्र है उसको भौगोलिक चक्र से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रवाही चक्र से भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, डेविएशन चक्र तथा नदी का अपरदन चक्र, ये सब एक ही चीज है, लगभग सब समान अर्थ रखते हैं। ठीक है, इतना आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है, अपरदन के समान चक्र का आरंभ, ठीक है, किसी अवतल खंड के उत्थान के साथ ही हो जाता है। मतलब कह रहा है कि जब आपका कोई स्थल खंड उठने लगता है, जब कोई स्थल खंड आपका अपने उत्थान अवस्था में होता है, उसी दौरान आपका समान अपरदन चक्र लागू हो जाता है, चालू हो जाता है। मतलब उसका उत्थान भी होता रहता है और अपरदन भी होता रहता है। लेकिन उत्थान होते ही नदी अपना, वही देखो लिखा गया है, उत्थान होते ही नदी अपना जो है अपरदन का कार्य आरंभ कर देती है। लेकिन होता क्या है, प्रारंभिक अवस्था में जो उत्थान की दर होती है वह अपरदन की दर से अधिक होती है। यानी जो आपके उच्चावच हैं, जो अवतल खंड है, उनके जो उत्थान की गति होती है, उनको जो बढ़ने की गति होती है, वो अपरदन यानी काट छाट की प्रक्रिया की गति से काफी ज्यादा अधिक होती है। जिसके कारण क्या होता है, अवतल खंड जो होता है उनकी वृद्धि हो जाती है ऊंचाई में और काफी बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तथा उच्चावची विषमताओं में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। यानी क्या कह रहा है कि जैसे ही कोई स्थल खंड अपना निर्माण करता है, जैसे ही स्थल खंड स्टार्ट होता है उत्थित होना, वैसे ही अपरदन शुरू हो जाता है। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, उत्थान की गति क्या होती है, अधिक होती है, और अपरदन की गति क्या होती है, कम होती है। जिसकी वजह से स्थल खंड की ऊंचाइयां क्या होती हैं, बड़ी हो जाती हैं, यानी उनकी ऊंचाइयों में वृद्धि हो जाता है और उच्चावची विषमताओं में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, आगे क्या लिखा गया है, उत्थान में भागीदार शक्तियों के शिथिल होने पर उत्थान विराम अवस्था में आ जाता है। यानी उत्थान, जैसे आपका पर्वत पठार जो बढ़ रहे थे, उनके उत्थान की जब शक्ति में कमी आ जाती है तो आपका उत्थान भैया रुक जाता है। ठीक है, लेकिन अपरदन का कार्य क्या होता है, चलता रहता है, जिसके द्वारा एक निश्चित अवधि में उक्त उत्थित भूखंड, जो भैया भूखंड उठा था जिसकी ऊंचाई में वृद्धि हुई थी, वह अपरदित होकर अपने पूर्व अवस्तर को क्या करता है, प्राप्त कर लेता है। मतलब जैसे स्टार्टिंग में हुआ था, जैसे छोटा छोटा उठ रहा था, वैसे अपरदित होकर के एक समतल प्लेन, मतलब समतल आकृति में आ जाता है, जिसे डेविस ने क्या कहा है, आधार तल कहा है। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। आगे क्या कह रहा है, इस प्रकार कोई स्थल खंड उत्थान से लेकर आधार तल को प्राप्त करने तक विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। ठीक है, यानी कोई भी स्थल खंड हो गया, वो क्या करता है, उत्थान से लेकर, जब उसका उत्थान होता है
जब तक अपने आधार तल को प्राप्त नहीं कर लेता है, जब तक अपरदित होकर पूरा खत्म नहीं हो जाता है, उसके बीच में विभिन्न अवस्थाओं से क्या करता है, ये गुजरता है, जिसके दौरान अनेक स्थलाकृतियों का निर्माण भी होता है। ठीक है, जिसके तहत क्या होता है, तमाम प्रकार की स्थलाकृतियां भी बनती हैं। चलते हैं आगे देख लेते हैं। आगे क्या कह रहा है, इस संपूर्ण अवधि को डेविस ने 3 अवस्थाओं में बांटा है। ठीक है ना, यानी भैया जो आपको बताया गया ना, जब कोई भूखंड उठित होता है, जब वो निकलता है और जब तक पूरा समाप्त नहीं हो जाता, जब तक अपने आधार तल को प्राप्त नहीं हो जाता है, उतने समय में क्या करता है, वो तमाम अवस्थाओं से गुजरता है, जिसे डेविस ने 3 अवस्थाओं में विभक्त किया है, 3 अवस्थाओं में बांटा है। पहला क्या है, युवावस्था, दूसरा क्या है, प्रौढ़ावस्था, तीसरा क्या है, वृद्धावस्था। ठीक है, स्थलखंड के उत्थान से अपरदन कर आधार तल तक पहुंचने तक की जो 3 अवस्थाएं होती हैं, इन्हीं की तरह नदियों के भी 3 अवस्थाएं होती हैं। मतलब डेविस ने जो अवस्थाएं आपको बताया है कि उत्थान से आधार तल, किसी भी स्थलखंड को उत्थान से आधार तल प्राप्त करने तक की जो अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं, वही 3 अवस्थाएं नदियों की भी होती है। नदियों के अपरदन करने की भी 3 अवस्थाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। इन 3 अवस्थाओं में नदियां अपरदन दर तथा जल का वेग विभिन्न भिन्न होता है। यानी जो तीनों अवस्थाएं होती हैं, यानी युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, इसमें नदियों की जो अपरदन की दर होती है, इनके जो जल का वेग होता है, वो क्या होता है, अलग अलग होता है। हर एक अवस्था में ये अलग अलग जल इसमें पाया जाता है और इनका अपरदन की दर जो होती है अलग अलग होती है। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। युवा अवस्था देख लेते हैं, इसमें क्या है। तो लिखा गया है, सर्वप्रथम स्थलखंड पर ढाल के अनुसार अनुवर्ती नदियां उत्पन्न होती हैं। यानी युवा अवस्था में क्या होता है, सबसे पहले स्थलखंड के जो ढाल होते हैं उसमें इनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है, जिससे क्या होते हैं, अनुवर्ती नदियां आपकी उत्पन्न होती है, निकलती हैं। ये नदियां संख्या में कम तथा लंबाई में लघु होती हैं। नदियां जो होती हैं संख्या में कम होती हैं, लंबाई में भी क्या होती हैं, लघु होती हैं, छोटी नदियां होती हैं, जिनका शीर्ष अपरदन द्वारा विस्तार होता है। जिनका शीर्ष अपरदन द्वारा क्या होता है, विस्तार होता है। इनका विस्तार क्या होता है, शीर्ष अपरदन द्वारा होता है। ठीक है, आगे सहायक नदियों में भी सहायक नदियों की संख्या भी क्या होती है, कम होती है, और इनकी जो सहायक नदियां होती हैं उनकी संख्या भी कम होती है। लेकिन मुख्य नदियों द्वारा घाटी को गहरा करने पर सहायक नदियां विकसित हो जाती हैं। लेकिन जो मुख्य नदियां होती हैं, वो जब घाटी को गहरा कर देती हैं, तो वहां से तमाम प्रकार की सहायक नदियां आपको देखने को मिलेंगी, विकसित होंगी। ठीक है, ये सहायक नदियां पूर्व में अवनलिकाओं के रूप में रहती हैं। ये जो सहायक नदियां होती हैं पहले तो क्या होते हैं, अवनलिकाओं के रूप में रहती हैं, जिनका विस्तार जो है शीर्ष अपरदन से होता है। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हो गया हो। आगे क्या, इस प्रकार सहायक नदियों का विकास हो जाने पर, ठीक है ना, पादपाकार जो है अपवाह प्रतिरूप विकसित होता है। नदियां निम्नवर्ती लंबवत कटाव द्वारा घाटियों के पार्श्व दीवार की भांति जो है खड़ी होती हैं। ये जो नदियां होती हैं वो क्या करती हैं, निम्नवर्ती या लंबवत कटाव करती हैं, अपरदन करती हैं, जिससे क्या होते हैं, घाटियों के पार्श्व दीवार की भांति जो है, घाटियों के जो पार्श्व होते हैं वो दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं। घाटियों के जो किनारे होते हैं वो दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तथा इनका आकार जो है अंग्रेजी के वी अक्षर की तरह हो जाता है। और इनका आकार क्या होता है, अंग्रेजी के वी अक्षर की तरह हो जाता है। ठीक है ना, किस अक्षर की तरह, वी अक्षर की तरह हो जाता है। ठीक है, नदियों के मध्य दोआब तथा जल विभाजक चौड़े तथा अत्यधिक होते हैं। यानी नदियों के मध्य जो दोआब होते हैं, ये प्रक्रिया ना, दोआब जो होते हैं और जो जल विभाजक होते हैं वो काफी ज्यादा चौड़े होते हैं और विस्तृत होते हैं। पार्श्व अपरदन कम होता है। इस समय में युवा अवस्था में क्या होता है, पार्श्व अपरदन कम होता है। नदी के मार्ग में अनेक जलप्रपात, कैटरेक्ट और छिप्रिकाएं पाई जाती हैं। इस दौरान में क्या होता है, नदी के मार्ग में तमाम प्रकार के जलप्रपात देखने को मिलते हैं, कैटरेक्ट देखने को मिलता है और छिप्रिकाएं भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलो, नदी के साथ प्रवाह है, नदी के साथ प्रवाहित, प्रवाह लिखना। ठीक है ना, प्रवाह स्थल खंड जो है नदी तल में जल गर्तिकाओं और नमन कुंडों की रचना करते हैं। यानी नदी के पास जो कंकड़ पत्थर घूम रहे होते हैं, जो शैलखंड नदी के पानी के साथ चल रहे होते हैं, वो नदी के तल में क्या करते हैं, गर्तिकाओं और अवनमन कुंडों की रचना करते हैं। अगर ये सब होता क्या है, ये आपको देखना है कि अवनमन कुंड क्या होते हैं, जल गर्तिका क्या होती है, छिप्रिकाएं क्या होती हैं।
ठीक है। तो इन सब की वीडियो क्या है बनी है, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, पूरा प्लेलिस्ट ही डाल दूंगा जियोमॉर्फोलॉजी का, वहां पे जाकर के आसानी से आप पढ़ सकते हो। ठीक है। लेकिन एक बात और, वीडियो को आप लोग डाउनलोड मत किया करिए, ऑनलाइन देखा करिए, जिससे आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है। आगे क्या है, नदी अपहरण युवा अवस्था की नदी अपहरण नदी अपहरण युवा अवस्था की प्रमुख विशेषता होती है। यह लघु होती है, यह अवस्था क्या होती है, लघु होती है, तथा इससे अपरदन अधिक होने पर अथलखंड की ऊंचाई अधिक प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है ना। कह रहा है भैया, युवा अवस्था में जो नदियां होती हैं, मतलब काफी ज्यादा अपने वेग, इनमें जो जल की इनकी गति होती है काफी ज्यादा तेज होती है। ठीक है ना। और अथलखंड क्या करती हैं, अथलखंड को बहुत ज्यादा अपरदन करती हैं, इसकी वजह से भी अथलखंड ज्यादा प्रभावित नहीं हो पाता है। ठीक है ना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था में क्या होता है, जब नदी जो है पर्वतीय भागों से उतरकर मैदानों में प्रवेश करती है तो ढाल में कमी आ जाती है। अनुवर्ती नदी तथा उसकी सहायक नदियों का विस्तार हो जाता है तथा सुविकसित अपवाह तंत्र दृष्टिगत होने लगते हैं। ढाल में कमी व वेग मंद हो जाता है, जिससे नदी में निक्षेपण का कार्य सक्रिय हो जाता है। यानी प्रौढ़ा अवस्था में क्या होता है, नदियां पर्वतीय भागों से निकलकर मैदानी भागों में आती हैं। मैदानी भागों में आएंगे तो ढाल में कमी आ जाएगी। जब ढाल में कमी होगी तो जाहिर सी बात है इनका वेग भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब वहां अपरदन जो है, अपरदन के साथ साथ नदियां निक्षेपण का कार्य भी जो है करने लगती हैं। किस अवस्था में, प्रौढ़ा अवस्था में। ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। नदी अपने साथ लाए जो है शैल मलबे को पर्वतीय तलहटी में जलोढ़ पंखों द्वारा जो है शंकुओं के रूप में जमा कर देती है। ठीक है। जो नदी अपने साथ तमाम प्रकार के मलबे लाती है, पर्वतीय तलहटी में क्या करती है, जलोढ़ पंखों और शंकुओं के रूप में क्या करती है, जमा कर देती है। पार्श्विक अपरदन जो है इसमें प्रभावी हो जाता है, मतलब ज्यादा होता है। इससे जल विभाजक सक्रिय होने लगते हैं। ठीक है। नदी प्रलोभित अवस्था प्राप्त कर लेती है। अनेक तमाम प्रकार के नदी विसर्प गोखुर झीलें भी बन जाती हैं। अब अगर आपको देखना है कि नदी विसर्प क्या होता है, गोखुर झीलें क्या होती हैं, ये सारी चीजों की वीडियो बनाई गई है, आप आराम से जाके पढ़ सकते हैं और एक अच्छा नंबर क्या कर सकते हैं, आप अचीव कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। ठीक है। आगे क्या है, नदी के किनारों पर अवसाद जो होते हैं जमा होने लगते हैं, जिसके कारण से प्राकृतिक तटबंधों का निर्माण होता है। प्राकृतिक तटबंध क्या होती है, इसकी वीडियो बनाई गई। निक्षेप क्रिया प्रभावी के रहने के कारण इस अवस्था में बाढ़ के मैदान भी बनते हैं। बाढ़ के मैदान भी क्या होते हैं, सारी चीजें बताई गई। ठीक है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, वृद्धावस्था। ठीक है ना। वृद्धावस्था ज्यादा लंबा नहीं है, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन इसको भैया देख लीजिएगा जरूर, क्योंकि आपके भलाई के लिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है। चलिए, वृद्धावस्था में क्या कह रहा है, वृद्धावस्था में नदी की मुख्य सहायक नदियां जो है आधार तल को भी प्राप्त कर लेती हैं। यानी नदी की जो मुख्य नदी की जो सहायक नदियां होती हैं वो भी अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती हैं। ठीक है ना। प्राप्त करके क्रमबद्ध हो जाती हैं तथा इनकी संख्या भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लंबवत कटाव पूर्णतः अनुपस्थित रहता है, यानी जो आपका लंबवत कटाव होता है पूरी तरीके से नहीं होता, खत्म हो जाता है। तथा पार्श्विक कटाव भी प्रभावी रहता है, तथा पार्श्विक कटाव जो है, अपर्दन जो होता है वो रहता है, जिससे घाटी क्या होती है, चौड़ी हो जाती है। ठीक है। आगे, नदियां अत्यंत धीमी हो जाती हैं। नदियां एकदम एकदम क्या होगी, अपने वृद्ध अवस्था में आ जाती है ना, एकदम स्लो हो जाती हैं, धीमी हो जाती हैं। उच्च विसर्पों को अपना लेती हैं। ठीक है ना। वो क्या करती हैं, विसर्पों को अपना लेती हैं, जिस कारण मुख्य नदी अनेक वितरिकाओं में विभक्त हो जाती है। जिसके कारण होता है क्या है, नदी तमाम प्रकार के वितरिकाओं में विभक्त हो जाती है, जिसे गुम्फित नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, गुम्फित नदी कहते हैं। ठीक है। परिवहन शक्ति में कमी तथा बोझ की अधिकता से नदी का निक्षेपण कार्य जो होता है बढ़ जाता है, मतलब इसमें निक्षेपण ज्यादा होता है। ठीक है। अब निक्षेपण क्या होता है, अपरदन क्या होता है, सारी चीजें बताई गई हैं आप लोगों को। पिछले वीडियो में जाकर के वहां से आप देख लीजिएगा। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। नदी के मुहाने पर क्या बनते हैं, डेल्टा बन जाते हैं और दलदलों का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना, ये सब हो जाता है। जो नदी क्षेत्र जो है विषमता तथा विहीन, यानी विषमता विहीन हो जाती है और समतल मैदान के रूप में क्या हो जाती हैं, परिवर्तित। आई थिंक इतना समझ में आया है। अगर एक बार में समझ में नहीं आया है तो वीडियो को आप लोग दोबारा देखिए, 100% समझ में आएगा।
अगर पूरी वीडियो देख लेते हैं और इसमें फिर कुछ थोड़ा बहुत भी बना के आप लिख के आएंगे तो 100% बढ़िया नंबर आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जिस भी व्यक्ति को ज़रूरत हो उसके पास इसको शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।